हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अर्ली पीसीटी सेल्स में हमने देखा कि बहुत सारे सॉल्यूट्स अब्जॉर्ब हो गए थे, सोडियम ग्लूकोज के साथ, सोडियम एमिनो एसिड्स के साथ, सोडियम बाइकार्ब्स के साथ। तो अब कुछ और सॉल्यूट्स हैं, जैसे हमारे पास क्लोराइड आयन बचा हुआ है। तो लेट पीसीटी में क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूट्स जा चुके हैं और सिर्फ क्लोराइड बचा हुआ है। तो क्लोराइड जो अब्जॉर्ब होता है उसका जो लुमिनल साइड पे प्रोटीन होता है वो भी कुछ सोडियम के साथ ही को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक तरफ सोडियम लगेगा और दूसरी तरफ क्लोराइड लगेगा, तो इसको सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्लोराइड आयन के अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो लेट पीसीटी में प्रेजेंट है। और हमें मालूम है बहुत सारे सॉल्यूट्स निकल चुके हैं, तो जो इंटरस्टिशियम में सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, जो फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियम में, वो हाइपर ऑस्मोलर होगा। अब सिंस ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगी वो हाइपर ऑस्मोलर है, तो जो वाटर होगा वो पुल होगा पैरासेलुलरली। ठीक, जिसको सॉल्वेंट ड्रैग बोला है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में बहुत सारे सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो जो सॉल्युबल सॉल्यूट्स होंगे लाइक सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं वो पैरासेलुलरली वाटर के साथ भी ड्रैग हो जाएंगे। ठीक, और क्लोराइड भी उसी तरह से वाटर के साथ पैरासेलुलरली इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। ठीक, अब हमने बात कर ली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी सीक्रेट होते हैं। ठीक, और हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस के, हार्मोन्स के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। हमें मालूम है जैसे बाइल सॉल्ट्स, फिर ऑक्जिलेट्स, यूरेट्स, कैटेकोलामीन। ठीक, और कैटेकोलामीन का एक एंड प्रोडक्ट है VMA, वेंडिलाइल मैंडेलिक एसिड। ठीक, तो ये सारा सीक्रेट होता है पीसीटी के सेल्स के थ्रू। ठीक, VMA हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक कंडीशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। ठीक, तो बेसिकली जो मेडुलरी वो होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसका ट्यूमर हो जाता है। तो कैटेकोलामीन्स लाइक कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा लेवल में सिक्रीट होते हैं। कॉर्टिसोल हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन। तो उन सब के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वेंडिलाइल मैंडेलिक एसिड है। तो अल्टीमेटली अगर ट्यूमर ऑफ मेडुला है तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बढ़ेगा। ठीक, तो उसको उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमें उन एंजाइम्स को खत्म भी करना है, तो एंड प्रोडक्ट है वेंडिलाइल मैंडेलिक एसिड। तो वो सिक्रीट होगा यूरिन में। अगर किसी को एड्रिनल मेडुलरी कैंसर है, ट्यूमर है, फियोक्रोमोसाइटोमा, तो उसके अंदर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ा होगा, तो उस वजह से VMA बढ़ा होगा, तो यूरिन में VMA के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। एक ये क्लिनिकल पॉइंट हो गया। ठीक, हमने अब तक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक, उसके बाद थिक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एंड में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है टिल लूप ऑफ हेनले। ठीक, ये होता है वाटर परमिएबल। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले से थिक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और अर्ली DCT। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इम्परमिएबल। इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक, और रही बात लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट,
तो वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे होता है, ठीक। और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक। तो अब हम एक एक करके अब हम लूप ऑफ हेनली की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो मैंने आप लोग को ये एक बेसिक फंडा बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे हम लोग इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके अलग अलग सेगमेंट्स में नेफ्रॉन के हम लोग यूरिन फॉर्म करेंगे। अब हम लूप ऑफ हेनली की बात करते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमें मालूम है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी हमें देखनी है। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि सर्कुलेशन में प्लाज्मा फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। नॉर्मली ब्लड में जो प्लाज्मा फ्लूइड होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी अराउंड 292 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए, इजी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसको 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर मान लेते हैं, ठीक। तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पे होगा उसकी भी ऑस्मोलैरिटी 300 होगी, ठीक। और हमें मालूम है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अराउंड 65% होता है। और रूल ये कहता है कि जहाँ जहाँ सोडियम मूव करेगा अपने साथ वाटर को खींचेगा। तो अगर 65% सोडियम इस फिल्ट्रेट में से निकल गया तो उतना ही H2O भी निकल गया, ठीक, अराउंड 65%। तो बेसिकली अगर किसी फिल्ट्रेट में से मैंने सॉल्यूट भी उतने ही प्रोपोर्शन में निकाला जितना सॉल्वेंट, तो कंसंट्रेशन अल्टीमेटली चेंज नहीं होगी फिल्ट्रेट की, क्योंकि जितना सॉल्यूट निकाला उतना सॉल्वेंट भी निकाल लिया। ऐसा समझो कि अगर मैंने 1 लीटर सॉल्ट वाटर में से, सी वाटर में से 1 लीटर सी वाटर में से 200 ml सी वाटर निकाल लिया तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। उसी तरह से इसी फिल्ट्रेट में से इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा जितनी थी 300, अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी 300 ही रहेगी क्योंकि उतना ही सोडियम निकाला है जितना पानी निकाला है। तो बाय द एंड ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कंसंट्रेशन होगी फिल्ट्रेट की, इट विल स्टिल रिमेन द सेम अराउंड 300, ठीक है। अब हमें मालूम है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद से फिर लूप ऑफ हेनली स्टार्ट हो जाता है। लूप ऑफ हेनली गोज डाउन इनटू द मेडुलरी कैविटी, मतलब कैविटी नहीं, मेडुला में जाता है, कॉर्टेक्स से मेडुला में, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है किडनी के कॉर्टेक्स में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अवेलेबल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो लूप ऑफ हेनली होता है वो होता है मेडुला के अंदर, ठीक, किडनी के मेडुला के अंदर। तो एक खास अरेंजमेंट है क्योंकि बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, क्योंकि इतना सारा सॉल्यूट सॉल्वेंट सब यहाँ से रीअब्सॉर्ब हुआ है। तो जो अराउंड द नेफ्रॉन होगा, ठीक, तो अराउंड द नेफ्रॉन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगी उसकी ऑस्मोलैरिटी का अरेंजमेंट कुछ स्पेशल होता है। वो जब तक कॉर्टेक्स में रहेगा तो 300 ही रहेगा, लेकिन जैसे मेडुला में घुसेगा उसकी कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेंज होने लगेगी। और अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो मेडुला में जो कंसंट्रेशन है वो हाइपर ऑस्मोलर है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट इन द मेडुला इज हाइपर ऑस्मोलर। और अब यहाँ पे हम लोग लूप ऑफ हेनली देखेंगे। लूप ऑफ हेनली के जो सेल्स हैं अगेन दे आर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इनमें खास बात ये होती है कि जो मैंने यहाँ पे रूल बताया कि लूप ऑफ हेनली के जितने भी सेल्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शंस, ठीक, लेकिन वो ओरिजिनली टाइट जंक्शन नहीं है, मतलब वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। तो सिंस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग इन द ऑन द मेडुला साइड, तो फिर जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर है, ठीक, यहाँ पे मेरे पास 100 सोडियम मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे 10 सोडियम मॉलिक्यूल्स है, ठीक, और सॉल्वेंट है, पानी है।
ठीक। तो ऑटोमेटिकली आप ये देखो, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है। अब लॉजिकली ये बताओ कि सोडियम कहाँ से कहाँ मूव करेगा। सोडियम इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में बैरियर लगा दूं तो सोडियम मूव कर नहीं पाएगा, लेकिन वाटर मूव कर पाएगा। अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूं यहाँ पे, और मैं आपसे ये पूछूं कि सॉल्वेंट किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे रैंडम प्रोसेस में, रैंडम सिचुएशन में कोई भी बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज होना चाहती है, अचीव करना चाहती है इक्विलिब्रियम। तो अगर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के होंगे वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्वेंट ट्रैवल कर सकता है। तो सॉल्वेंट बताओ कहाँ से कहाँ जाएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। यहाँ कंसेंट्रेशन लो है लेकिन पानी ज़्यादा है, और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है पानी कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ हो रहा है। हमें मालूम है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसेंट्रेशन हाइपरऑस्मोलर है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक। और ये फ्लूइड धीरे धीरे नीचे आएगा, जो फिल्ट्रेट है हमारा, ठीक। कायदे से ये बताओ, जब नीचे आएगा तो कंसेंट्रेशन यहाँ पे सॉल्यूट्स का ज़्यादा हो रहा है और ये फिक्स है, तो सॉल्यूट्स नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं, तो क्या होगा कि वाटर पुल होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया लूप ऑफ हेनली एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर वाटर परमिएबल, ठीक है। तो इस वजह से लूप ऑफ हेनली में से पैरासेलुलरली वाटर पुल होने लगेगा, ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इन द मेडुला, ठीक। इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों है। तो जैसे जैसे ये फ्लूइड फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कंसेंट्रेशन जो फिल्ट्रेट की होगी वो 1200 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पानी निकाल दिया। अब जितना यहाँ पे सॉल्यूट्स था 300 में वो तो इट रिमेन्स सेम, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट निकाला है, सॉल्यूट तो उतना ही है ना, जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो तो उतने ही रह गए जो बचे हुए थे। तो उसमें से पानी मैंने खींच लिया, उसमें से पानी खींचा तो कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़ गया। तो धीरे धीरे नीचे आते आते 600 हो जाएगा इसके अंदर, और पानी निकलेगा 800 हो जाएगा, और पानी निकलेगा 1000 हो जाएगा, और पानी निकलेगा, और अल्टीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की कंसेंट्रेशन हो जाएगी इस फिल्ट्रेट फ्लूइड की, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे कि जो फ्लूइड, जो फिल्ट्रेट था हमारा, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसेंट्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग का लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है वो क्या है, यूरिन कंसेंट्रेटिंग पार्ट है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेट कर रहा है, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फ्लूइड होती है जो 300 से स्टार्ट करती है, तो ये होती तो हाइपोऑस्मोलर है एज कम्पेयर टू मेडुला में, जो मेडुला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो ये यहाँ से भी सॉल्यूट्स खींचने लगता है। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्यूट्स को खींचने लगता है। तो अल्टीमेटली क्या गोल था कि उसका कंसेंट्रेशन बढ़ाना है फिल्ट्रेट का, क्योंकि मैंने पानी निकाल दिया, सॉल्यूट्स उतने ही रह गए, तो फ्लूइड ऑटोमेटिकली हाइपर ऑस्मोलर हो गई। तो जो यूरिन की फ्लूइड थी, फिल्ट्रेट जो था, वो हाइपर ऑस्मोलर हो गया। अब ये धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। तो अब इसके सेल्स बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है और इस सेल्स की क्या खास बात होती है वो देखते हैं। अब हम लोग असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स हैं इसके, ठीक। लेकिन इन सेल्स के बीच में भी क्या एज यूजुअल प्रेजेंट होगा, टाइट जंक्शंस, ठीक। ये वाले जो टाइट जंक्शंस हैं ये सही में टाइट जंक्शंस हैं, मतलब ये इम्परमिएबल टू वाटर होते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है रेड में। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो जो हमारा फिल्ट्रेट था लूप ऑफ हेनले में, हमें मालूम है 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के कंसेंट्रेशन से बन चुका था। अब ये धीरे धीरे ऊपर मूव करने लगेगा, ठीक। अब मैंने एक सेल को यहाँ पे बड़ा बनाया, ठीक। तो हमें मालूम है ये बेजोलैटरल सरफेस हो गई, ये ल्यूमिनल साइड हो गई, ठीक। तो बेजोलैटरल सरफेस पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर सोडियम फेंकेगा और अंदर पोटेशियम, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होंगे वो क्या करेंगे, सारे सोडियम बाहर फेंकेंगे।
और ये सारे सोडियम कहाँ बाहर जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही जा रहे हैं, जो मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, ठीक, और बाहर ज़्यादा है, और सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है। ठीक, सेल के अंदर सोडियम कम है और पोटेशियम ज़्यादा है। अब लुमिनल साइड पे एक प्रोटीन होता है उसको यहाँ हम बनाते हैं। ठीक, ये जो प्रोटीन होता है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक, ये क्या करता है, पोटेशियम को अंदर लाता है। ठीक, और सोडियम को अंदर लाता है पकड़ के, और साथ में 2 क्लोराइड पकड़ के अंदर लाता है। ठीक, अब हमें ये ध्यान से देखना है, सेल के अंदर सोडियम कम है क्योंकि सारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने सोडियम सेल से बाहर फेंक दिए, तो सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर कम है। ठीक, तो इस वजह से जो सोडियम इस फ्लूइड में है, ठीक, उसमें से जो सोडियम था वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू अंदर आएगा। ठीक, अब इस फ्लूइड के अंदर पोटेशियम भी होगा, और हमें लेकिन ये मालूम है कि सेल के अंदर पोटेशियम हाई है तो इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काम करना पड़ेगा। तो इस सेल ने एक स्पेशल काम ये किया कि यहाँ पे चैनल दे दिया। ठीक, और इस चैनल से जो एक्स्ट्रा सोडियम पोटेशियम है वो बाहर आता रहेगा, लीक होता रहेगा। ठीक है, और ये बाहर आएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, उसी तरह से इस साइड पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर पोटेशियम भी लो करने की कोशिश करेगा सेल, तो ताकि जो लुमिन में से फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से भी पोटेशियम खींच सके। लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्रिएट करता है अंदर, तो इस वजह से पोटेशियम भी इलेक्ट्रोकेमिकल के ग्रेडियंट के थ्रू अंदर आ जाता है, और सेल के अंदर क्लोराइड कम है तो क्लोराइड तो ऑटोमेटिकली अंदर पुल होगा। ठीक और कुछ चैनल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे जिसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ पोटेशियम भागेगा, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये प्रोटीन अंदर फ्लिप करके इन्हें सेल के अंदर भरेगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पोटेशियम कलेक्ट हो रहा है वो लीकी चैनल्स के थ्रू लीक होता रहेगा, लेकिन जो लुमिनल साइड की तरफ पोटेशियम लीक हो रहा है वो लुमिन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अराउंड 8 मिली वोल्ट की। ठीक है, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो ये तुम्हारे सेल्स हैं, ठीक, और इनके बीच में हमें मालूम है टाइट जंक्शंस हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ल्यूमेन के अंदर क्रिएट हो गई है ना, तो जो फिल्ट्रेट में डाइवैलेंट कैटायंस हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो वो होंगे रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये रिपेल होके पैरासेलुलरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए ही बनाया गया है। पोटेशियम का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज द पोटेशियम क्रिएट्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनसाइड द ल्यूमेन which then in turn repels the calcium and magnesium ions through paracellular route to be reabsorbed back into the circulation। ठीक है, हमें कैल्शियम लूज नहीं करना है, तो इस पोटेशियम का ये इंपॉर्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसमें से बात ये है समझने की कि सिर्फ सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम अब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम अब्जॉर्ब हो गया, क्लोराइड अब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक, फ्लूइड रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही यहाँ, इस वाले असेंडिंग पार्ट वाले लूप ऑफ हेनले में पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ठीक, तो जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगी तो जो ये 1200 मिली ऑस्मोज का कंसेंट्रेशन था ये गिरने लगेगा, और जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर आएगी वापस से 300 मिली ऑस्मोज
पर लीटर का कंसंट्रेशन फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का, क्योंकि इस वाले पार्ट में इम्परमिएबल टू वाटर है। पानी नहीं निकाल रहा हूँ अब मैं सॉल्यूट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पानी नहीं निकाल रहा, नमक निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं नमक निकालूंगा तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होने लगेगी उस मिक्सचर की। तो उसी तरह से अब ये ऊपर फ्लूइड जैसे फिल्ट्रेट मूव करेगी, 1200 मिलीऑस्मोल से इसका कंसंट्रेशन गिरने लगेगा, हाइपोऑस्मोलर होने लगेगी। तो हम इस पार्ट को अब क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की ऑस्मोलैरिटी को कम कर रहा है, हाइपोऑस्मोलर कर रहा है फ्लूइड को, धीरे धीरे ऊपर जैसे जा रहा है फिल्ट्रेट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोऑस्मोलर फिल्ट्रेट, ठीक। तो ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट हो गया। उससे पहले जो डिसेंडिंग पार्ट लूप ऑफ फेनले था वो वाटर परमिएबल था, तो उसमें से पानी निकाला, सॉल्यूट रह गया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वो यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा था, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। अब असेंडिंग पार्ट की बात चल रही, तो ये डाइल्यूटिंग पार्ट है, डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द यूरिन, ठीक। अब हम लोग धीरे धीरे आगे देखते हैं। अब हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके एक्शंस क्या हैं और सेलुलर लेवल पे क्या चलता है। उससे पहले इस प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी का ही इंपॉर्टेंस है। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक। हमें इस सेल में इंपॉर्टेंस इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल का है, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर या चैनल, ठीक। क्योंकि यही तो सॉल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, पोटेशियम को, क्लोराइड, क्योंकि अब तक क्या हुआ कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने ओनली 65% सोडियम रीअब्सॉर्ब किया था, और कुछ 10 to 15% लूप ऑफ हेनले टोटल करेगा। तो यहाँ से भी जो बचा हुआ सोडियम था वो भी रीअब्सॉर्ब होने लगेगा, बचा कुचा सोडियम आगे मूव करेगा, जो कि अराउंड 10 to 15% होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सॉल्यूट्स का और वाटर का कैसे हैंडलिंग करता है और फिर कलेक्टिंग करता है।